इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि पिछले दशक से वॉरेन बफे जो है अपने गेम में टॉप पे नहीं है। इनफैक्ट 2010 से 2020 के बीच में बेसिकली उन्होंने सिर्फ मार्केट को ही मैच किया है। ये काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस नहीं है क्योंकि ज़्यादातर हेज फंड्स जो है वो इवन मार्केट को भी मैच नहीं कर पाते। मगर एक ऐसे लेजेंडरी इन्वेस्टर के लिए जिसका एनुअल रिटर्न ही 20.5% आता था, ये थोड़ी ख़राब बात है। और इस चीज़ की वजह से कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या वॉरेन बफेट डिजिटल वर्ल्ड में कुछ खास काम नहीं कर पाएंगे। मगर इस खराब परफॉर्मेंस के बावजूद भी पिछले दशक में वॉरेन बफेट 2022 में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इनफैक्ट बर्क्शायर हैथवे थोड़ा सा पॉजिटिव है इस साल, वहीं पे ओवरऑल मार्केट गिरता जा रहा है। करंटली बर्क्शायर हैथवे 3% ऊपर है और वहीं पे S&P 500 16% नीचे है। और इस रीसेंट मूव का ये मतलब है कि बर्क्शायर हैथवे ऑफिशियली मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, ना कि सिर्फ ईयरली बेसिस पे मगर बॉटम ऑफ द 2008 फाइनेंशियल रिसेशन के दौरान, जब से वो कोट एंड कोट अपने एज को खो चुका था। तो जान लेते हैं वो 5 कारण क्यों वॉरेन बफे को मार्केट को बीट करने में दिक्कत आ रही है और किस तरह से उन्होंने इन चैलेंजेस को पीछे छोड़ दिया है। शायद सबसे बड़ा कारण है कि वॉरेन बफे S&P 500 को बीट नहीं कर पा रहे, वो ये है कि उनका फोकस वैल्यू स्टॉक्स पे ज़्यादा है। रिसेंट हिस्ट्री में वैल्यू स्टॉक्स जो है वो ग्रोथ स्टॉक के साथ रिटर्न्स के मामले में कीप अप नहीं कर पा रहे, क्योंकि 2010 से 2020 के बीच ग्रोथ स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट आउट परफॉर्म कर चुके हैं वैल्यू स्टॉक्स को 100% जितना। मगर हालांकि ग्रोथ स्टॉक जो है वो बुल मार्केट्स के दौरान तो है आउट परफॉर्म कर देते हैं उन्हें, मगर बेयर मार्केट के दौरान काफ़ी नीचे गिर जाते हैं। और क्योंकि अभी नैस्डैक बेयर मार्केट को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इसमें कोई सरप्राइजिंग नहीं है कि हाई ग्रोथ नेम्स वाले स्टॉक्स जो है वो खत्म हो चुके हैं। और इस साल की शुरुआत से ही ग्रोथ स्टॉक S&P 500 के वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं बर्क्शायर हैथवे को अराउंड 25% जितना। कन्वर्सली कई सारे वैल्यू स्टॉक्स जो है वो एक्सट्रीमली वेल परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि एनर्जी स्टॉक्स। इस साल की शुरुआत से ही वैल्यू स्टॉक्स जो है S&P 500 के, उन्होंने ओवरऑल इंडेक्स को 10% तक आउट परफॉर्म कर दिया है। तो करंट मार्केट एनवायरनमेंट को देखें तो बफेट की वैल्यू सेंट्रिक इन्वेस्टिंग फिलॉसफी जो है वो काफ़ी अच्छे से चल रही है और रिस्क ऑफ मार्केट्स को बेनिफिट लेते हुए वॉरेन बफे जो है वो एम्ब्रेस कर रहे हैं फ्यू हाई ग्रोथ टेक कंपनीज को भी। अगर हम उनकी होल्डिंग्स को देखें तो हम देखेंगे कि एप्पल जो है उनकी सबसे बड़ी पोजीशन है। करंटली उनके पास $133 बिलियन हैं एप्पल में, जो कि नियरली 40% है उनके पूरे पोर्टफोलियो के। एक और मेगा कैप कंपनी है बफे की, उन्होंने देखा है अमेजोन को। उनका अमेजोन का स्टेक एप्पल जितना तो बड़ा नहीं है, मगर फिर भी $1 बिलियन की पोजीशन है। इनफैक्ट बफेट ने तो अर्ली स्टेज टेक कंपनीज को भी खरीदे, जैसे कि स्नोफ्लेक, जो कि अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है। करंटली ये स्टॉक जो है इन्होंने बफेट को रोक के रखा है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा तक नीचे गिरे हुए हैं। एप्पल 20% गिरा है, अमेजोन 34% गिरा है और स्नोफ्लेक 50% से भी ज़्यादा गिरा हुआ है। तो अगर बफे पॉजिटिव रिटर्न पा रहे हैं इन सारी टेक कंपनीज जब ये डाउन है फिर भी, तो इमेजिन करो कितना ज़्यादा रिटर्न पाएंगे वो जब कंपनीज रिकवर करेंगी। तो आखिर में बफेट की विलिंगनेस ताकि वो एम्ब्रेस कर रहे हैं टेक को, वहीं पे अपनी वैल्यू पोजीशन को भी मेंटेन कर रहे हैं, इसी की वजह से दोनों चीज़ों को एंजॉय कर पा रहे हैं वो। एक और बड़ी दिक्कत जो कि बफेट फेस कर रहे हैं पिछले दशक से, वो ये है कि अपने पैसे को काम पे लगा रहे हैं। रिसेंटली बफेट जो है काफ़ी ज़्यादा कैश रख रहे हैं अपने पास, जिसकी वजह से कोई भी रिटर्न नहीं मिलता। उनकी कैश पोजीशन जो है वो थोड़ी अच्छी तो हो चुकी है पिछले 2 सालों में, क्योंकि वो $128 बिलियन से $106 बिलियन पर आ चुकी है आज, मगर इसमें अभी भी काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। मगर एक मिनट, क्यों बफेट जो है वो अपने कैश को डिप्लॉय करना चाहते हैं? वेल, कोर में तो बफेट अभी भी वैल्यू इन्वेस्टर है और हालांकि थोड़े ग्रोथ को खेला है उन्होंने, मगर वो कहते हैं कि प्राइसेस काय हैं अभी। और आप शायद डिसएग्री कर सकते हो स्टेटमेंट से, क्योंकि सेल ऑफ काफ़ी हुआ है अभी रिसेंटली, मगर हिस्टोरिकल बेसिस से देखें तो मार्केट अभी भी रिच वैल्यूएशन पे ही चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल S&P 500 की कंपनीज का मीडियन पीई रेशियो पिछले 140 सालों में 14.89 था। आज पीई रेशियो S&P 500 का 20.34 है। इसका मतलब ये है कि एवरेज कंपनी है वो उसकी अभी भी 33% ओवर वैल्यू है। बफेट इंडिकेटर जो कि कंपेयर करता है यूएस स्टॉक मार्केट को यूएस जीडीपी से, वो ये कहता है कि स्टॉक्स अभी 75% तक ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। अब आई एम श्योर आप लोग कमेंट करोगे नीचे और आर्ग्यू करोगे कि ये मॉडल आउटडेटेड है, क्योंकि लो इंटरेस्ट रेट से साथ साथ मनी प्रिंटिंग ज़्यादा हो रही है और इंटरनेशनल मार्केट्स राइज कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग सही हो, मगर आपको एक चीज़ भी ध्यान में रखनी होगी कि बफेट जो है वो एक ओल्ड स्कूल इन्वेस्टर है। तो ये सेफ होगा ये अज्यूम करना कि वो अपने इंडिकेटर को सही रखेंगे, क्योंकि उसका नाम लिटरली उनके ऊपर ही पड़ा है। ऑल राइट, तो ओवरऑल मार्केट जो है वो ओवर वैल्यूड लग सकता है बफेट के परस्पेक्टिव से, मगर रिगार्डलेस ऑफ द मार्केट एनवायरनमेंट हमेशा डील्स तो रहती है मार्केट में, राइट? वेल, हमेशा डील तो रहती है मार्केट में, मगर वहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है कि जनरली अंडररेटेड स्मॉल कैप कंपनीज होती है, जिसकी वजह से बफेट को बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। अब चलो मान लेते हैं आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मॉल कैप कंपनी मिली जिसकी वर्थ $1 बिलियन की है। अगर बफेट इस कंपनी को खरीद भी लेंगे पूरी को और 10 गुना भी बढ़ जाती है अगले 10 सालों में, तो वो सिर्फ $9 बिलियन बनाएंगे। हालांकि काफ़ी बड़ा पैसा है ये, मगर ये बफेट के ओवरऑल पोर्टफोलियो को 2.6% तक ही बढ़ाएगा।
और इस चीज़ को कंसिडर करते हुए स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना फीजिबल ऑप्शन नहीं है बफेट के लिए। तो इसी की वजह से उन्हें ऐसी कंपनीज पर रहना होगा जो कि टेंस ऑफ बिलियन डॉलर्स या फिर हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस डॉलर्स वर्थ करती है। और इन कंपनीज में ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक डील को ढूंढना। और एक मेन तरीका है कि बफेट जो है वो इस इशूज़ को छोड़ रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे हैं अपनी पहले की पोजीशंस को ही। फॉर एग्जांपल लास्ट क्वार्टर उन्होंने 600 मिलियन डॉलर्स के एप्पल को स्टॉक को खरीदा था, मगर उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा ही आगे ले जा पाएगा और अभी या बाद में उन्हें नई कंपनीज तो देखनी पड़ेगी इन्वेस्ट करने के लिए। अब जैसे जैसे बफेट का पोर्टफोलियो ग्रो करता रहेगा और वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे लार्ज कैप कंपनीज पे, सबसे बड़ी दिक्कत उनको ये आएगी कि अनइंटेंशनली वो खुद से ही मार्केट बन जाएंगे। अगर आप लार्ज कैप पोजीशंस को ऐड करते रहोगे तो बेसिकली आप खुद से ही S&P 500 बन जाओगे। बफेट के पास अभी 48 पोजीशंस हैं बेसिकली हर इंडस्ट्री में, चाहे टेक, रिटेल, फूड या बैंकिंग हो। अब हालांकि ये ज़्यादा बड़ी डील नहीं लग सकती, मगर क्योंकि बफेट है अपनी खुद की एडवाइस को तोड़ रहे हैं, अभी ये दिक्कत की बात है। वॉरेन बफेट की मोस्ट फेमस बात है वो डाइवर्सिफिकेशन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इग्नोरेंस, इट मेक्स लिटिल सेंस इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग। अब मुझे नहीं लगता बफेट जो है डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ताकि इग्नोरेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर सके। मुझे लगता है वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं इस अटेम्प्ट में कि ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल को डिप्लॉय कर सके, मगर ये नेचुरली एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस के साथ आता है जो कि है लिमिटिंग अपसाइड पोटेंशियल। और अपने खुद के डाइवर्सिफिकेशन को रूल को तोड़ने के साथ ही बफेट जो है एक्टिवली अपने 20 स्लॉट रूल को भी तोड़ रहे हैं। ये रूल कहता है कि एक इंडिविजुअल की फाइनेंशियल सक्सेस इंप्रूव हो सकती है अगर सिर्फ वो 20 इन्वेस्टमेंट कर देता है अपनी पूरी जिंदगी में। तो ये आइडिया कहता है कि अगर एक इंडिविजुअल की इन्वेस्टमेंट चॉइसेस हैवीली कंस्ट्रेंड होती है तो वो हाईली सिलेक्टिव होगा हर इन्वेस्टमेंट के साथ जो वो करेगा, और होपफुली ये सिलेक्टिवनेस जो है वो उसके चांसेस को बढ़ा देगी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। और क्योंकि बफेट करेंटली 48 डिफरेंट पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं अभी, क्लियरली इस रूल के साथ तो नहीं चल रहे वो। मगर इसका मतलब ये नहीं कि बफेट जो है वो बेस्ट ट्राई नहीं कर रहे लिमिट करने का डाइवर्सिफिकेशन को। हालांकि बफेट के डजन्स ऑफ पोजीशंस हैं, उनका पोर्टफोलियो अभी भी टॉप हैवी है। उनकी टॉप 10 पोजीशंस है फॉर एग्जांपल 85% के पोर्टफोलियो को लाती है और टॉप 20 पोजीशंस 96% अपने पोर्टफोलियो में आती है। दूसरे शब्दों में सारी बफेट की इन्वेस्टमेंट पास द 20 स्लॉट रूल जो है सिर्फ 4% में आती है उनके पोर्टफोलियो के। अपने सारे एफर्ट्स के बावजूद भी एक नेचुरल है कि परफॉर्मेंस जो है बर्कशायर हैथवे की वो क्लोजर और क्लोजर होती रहेगी मार्केट के, क्योंकि वो ग्रो करते रहेंगे, उनकी इन्वेस्टमेंट्स मेच्योर होंगी। ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स तो बर्कशायर की परफॉर्मेंस को रोक ही रहे थे। एक और चीज़ जो बफेट ने कुछ गलतियां करी खुद से ही। फॉर एग्जांपल अर्ली 2010s में बफेट जो है वो ऑल टेक ग्रोथ में आना चाहते थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि लेगेसी प्लेयर IBM को खरीदेंगे वो। और 2011 में उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने $10.7 बिलियन में खरीदा IBM को $170 पर शेयर में। और हालांकि IBM जो है $200 पर शेयर में पहुंच चुका था 2013 में, वो तब से डिक्लाइन पे चल रहे हैं और बफेट ने इवेंचुअली अपने शेयर्स को बेच दिया लॉस के साथ। हालांकि किसी भी तरह से थोड़ी खराब इन्वेस्टमेंट तो थी है। बफेट ने अपने करियर की सबसे खराब इन्वेस्टमेंट करी पास्ट डेकेड में, जो है ऑफ कोर्स क्राफ्ट हाइंस। हालांकि बफेट कहते हैं कि क्राफ्ट और हाइंस जो है काफ़ी अच्छी कंपनीज है फंडामेंटली, वो एडमिट करते हैं कि उन्होंने ओवर पे कर दिया क्राफ्ट पोर्शन के लिए बिजनेस के। असाइड फ्रॉम पेइंग अ प्रीमियम फॉर द कंपनी, बफेट जो है वो एक मर्जर भी देखना चाहते थे दोनों कंपनीज का अच्छा हो, मगर इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ वो। मेरे पास पूरी वीडियो है डाउनफॉल की क्राफ्ट और हाइंस की, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देख लेना। मगर अगर एसेंस में बात करें तो कंपनी प्राइसेस के साथ कीप अप नहीं कर पाई जेनरिक ब्रांड्स के या फिर हेल्दीनेस के साथ अप एंड कमिंग ब्रांड्स के, तो इसी की वजह से वियर्ड मिडिल ग्राउंड में फंस गए जो कि दोनों डेमोग्राफिक्स को पसंद नहीं आए। ऑन टॉप ऑफ दिस क्राफ्ट हाइंस जो है वो अकाउंटिंग स्कैंडल में भी पकड़े गए, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हुआ उन्हें और CEO भी इन दिक्कतों के बीच में छोड़ के चला गया उन्हें। और जैसा कि आपने गैस कर ही लिया होगा, इन इश्यूज़ की वजह से क्राफ्ट हाइंस का स्टॉक खत्म हो गया और करंटली वो अभी 50% तक डाउन है अपने पीक से 2017 के। और ये खराब परफॉर्मेंस के बावजूद भी बफेट जो है करंटली क्राफ्ट हाइंस के लिए वाउच कर रहे हैं। मगर एक और चीज़ नोट करने वाली ये है कि वो ट्रांसपेरेंट है कि वो स्टॉक को काफ़ी समय पहले ही बेच देते अगर वो आराम से लिक्विडेट कर पाते अपनी मैसिव पोजीशन को तो। मगर फॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि क्राफ्ट हाइंस फाइनली बॉटम आउट कर चुका है और अपवर्ड ट्रेंड बना रहा है, तो होपफुली क्राफ्ट हाइंस जो है वो ज़्यादा नीचे नहीं गिराएगा बफेट के पोर्टफोलियो को आगे बढ़ते हुए। हालांकि जो चीज़ भी हमने इस वीडियो में कवर करी अभी तक वो वैलिड पॉइंट है, मगर एक चीज़ जो हमने देखी नहीं है कि बफेट की एज कितनी है। बफेट की एज करंटली 91 साल की है। इसका मतलब ये नहीं कि बफेट जो है बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं इसी चीज़ के लिए, ऐसी कोई चीज़। मगर एक चीज़ तो लेके आती है, सवाल सामने खड़ा करती है, कितना ज़्यादा बफेट जो है वो उतनी परवाह करेंगे कि वो मार्केट को बीट भी कर पा रहे हैं या नहीं। जब आप 90 साल से ज़्यादा बूढ़े हो जाओगे ना, तो मैं सस्पेक्ट करता हूँ कि आप लिव करना चाहोगे अपने बचे हुए कुछ दिनों को बेस्ट ऑफ द एबिलिटी में, बजाय कि वेन मैट्रिक को आप बीट करो। अब बफेट क्लियरली इंजॉय करते हैं इन्वेस्ट करना और स्टॉक के बारे में बात करना, इसी की वजह से वो बर्कशायर को लीड करते हैं और रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं प्रेस इवेंट्स में।
मगर इसी चीज़ के साथ ही मुझे लगता है बफेट की कई सारी और प्रायोरिटीज़ है जो कि मार्केट को बीट करने से भी बड़ी है, जो कि है फिलैंथ्रफी। वॉरेन बफेट सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट है पूरे दुनिया में, जिन्होंने $42.8 बिलियन डोनेट करे हैं। और क्योंकि बफेट देखना चाहते हैं आगे जाके अपने सारे पैसों को वो डोनेट कर दे जब उनकी मौत हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि उनका नंबर 1 प्रायोरिटी अभी ये है कि सारी जो है उनके पैसे सही हाथों में जाएँ। और ये चीज़ मैच भी करती है जो कि वो रेकमेंड कर रहे हैं। आफ्टर ऑल बफेट कभी भी रेकमेंड नहीं करते कि आप बर्कशायर में इन्वेस्ट करो, वो रेकमेंड करते हैं कि आप S&P 500 में इन्वेस्ट करो। और इस चीज़ को कंसिडर करते हुए ये चीज़ तो काफ़ी क्लियर है कि बफेट जो है किसी भी तरह से इन्वेस्टर्स को अपील नहीं करना चाहते। इसका मतलब ये है कि रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना उनकी टॉप प्रायोरिटी नहीं है। और इस पॉइंट पे मुझे लगता है कि वो देखना चाहते हैं कि मज़े के साथ कितनी सारी चीज़ें कर सकते हैं, और ऐसा लगता है कि ये जो है मार्केट को फिर से बीट करने लगा वापस। क्या आपको लगता है कि ये रैंडम वो कोई चीज़ है, या फिर वॉरेन बफेट जो है मार्केट को लीड करते रहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ अगर आप लाइक करना इस वीडियो को, अगर आप वॉरेन बफेट की इनसेन फिलैंथ्रोपी के फ़ैन हो तो। और ऑफ कोर्स हमारे इंटरनेशनल चैनल्स को चेकआउट कीजिएगा हमारी वीडियो बाकी लैंग्वेजेस में देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।